हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में भारत के जितने भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जो भी प्रश्न बनते हैं उन सबको हम देखने वाले हैं। एक एक करके उनको हम समझ लेने का, और जो जो भी प्रश्न बनता है हम खुद प्रश्न बनाएंगे और उनका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने से पहले आप चाहें तो कॉपी कलम अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्न है जिसका जवाब आप अपने जो है कि नोटबुक में लिख सकते हैं, या तो फिर इसको इस चार्ट के माध्यम से आप उनको याद रख लेने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए एक एक करके हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न न जाए। मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश कर सकता हूं कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। जैसा आप हेडिंग में देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग में देखिए, भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब इसमें एक प्रश्न छिपा हुआ है दोस्तों। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो आपका जवाब होगा कि वर्तमान में भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये आप प्रश्न बना सकते हैं, उसका जवाब लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके परत दर परत ईयर वाइज उसको लिखे हैं, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो कि किस वर्ष कौन सा जो है कि आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, उसकी घोषणा की जाती है और वो किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में थोड़ा बहुत जो प्रश्न बनता है उसको भी लिखने का प्रयास किया है। और एक नई चीज है, यूनेस्को की सूची में उसे कब शामिल किया गया या किस किस जैव सूची को शामिल किया गया, उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। अब एक एक करके हम समझेंगे दोस्तों, ठीक है। जैसे पहला नंबर पे हमने दिया है 1986 ईस्वी में जो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, नीलगिरी उसका नाम होता है। नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा कि वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो एक से अधिक राज्य या दो से अधिक राज्य या 3 राज्य में स्थित है, उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे नीलगिरी। क्योंकि जब हम पर्वत वाले भाग में बता रहे थे नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो इन तीनों राज्यों के बीच में स्थित है। उनकी जो सीमा रेखा है उस नीलगिरी पहाड़ी की, वो तीनों राज्यों में स्थित है। तो इसको याद रखना। आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी। केरल या फिर ऊपर से कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब इसका विवरण हमने लिखा है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और उसको यूनेस्को में देखिए जो पहले स्थापित हुआ उसको यूनेस्को ने अपने सूची में शामिल कर लिया। वह 2000 ईस्वी में अपनी सूची में शामिल किया। अब देखिए इनसे कौन कौन से प्रश्न बनता है। पहले इसी को हम क्लियर कर लेते हैं कि भारत में स्थापित पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम क्या है? नीलगिरी। कब स्थापित किया गया? 1986 ईस्वी में। वह किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में। और उसे यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? तो वह 2000 ईस्वी में। तो ये पहला लाइन तो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। सर्वप्रथम जो है कि नीलगिरी को स्थापित किया जाता है 1986 ईस्वी में, और वो 3 राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। और यह भारत का सर्वप्रथम स्थापित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 2000 ईस्वी में यूनेस्को अपनी सूची में शामिल करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए दूसरा को समझते हैं। उसके 2 साल के बाद ही 1988 ईस्वी में 2 जैव मंडल की स्थापना की जाती है। ठीक है, अब एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। 1988 ईस्वी में 2 जैव मंडल की स्थापना की जाती है, नंदा देवी और नोकरेक। दोस्तों घबराइए नहीं, बाद में हम इसको याद कैसे करना है वो भी बताएं। पहले अभी हम जो है कि डिस्कस कर लेते हैं। 1988 ईस्वी में 2 जैव मंडल की स्थापना की जाती है, नंदा देवी और नोकरेक। नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक मेघालय में स्थित है। और इसके बारे में कुछ भी ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये जानना है कि इन दोनों को भी यूनेस्को ने अपनी सूची में जगह दिया है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने का मतलब है उससे विश्व या वर्ल्ड आइडेंटिटी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब जो है कि भारत का
कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो एक तरह से उसे वर्ल्ड आइडेंटिटी मिल जाता है, क्योंकि वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो आइए उसी को जानते हैं। नंदा देवी उत्तराखंड में है, उसको 2004 में शामिल कर लिया जाता है यूनेस्को में। नोकरेक मेघालय में है, उसे 2009 में शामिल कर लिया जाता है। आइए 1989 ईस्वी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। अब आपको देखिए यहाँ प्रश्न पूछ देगा कि 1988 ईस्वी में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है भारत में। ठीक है, तो 1989 ईस्वी में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, तो 4। पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1989 ईस्वी में नहीं की गई है, तो इन 4 में से 3 दे देगा और चौथा कोई अलग दे देगा। तो आपको छांटना है, तो आपके जहन में होना चाहिए कि 1989 ईस्वी में 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। कौन कौन? मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, मानस और ग्रेट निकोबार की स्थापना की जाती है। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। और अब देखिए इसके बारे में जान लेना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, भारत में जितने भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी की है। तो जान लीजिए तमिलनाडु में अभी तक कितने हो गए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र? 2। एक तो नीलगिरी हो गया, दूसरा क्या है? मन्नार की खाड़ी हो गया। ठीक है, और इसे भी यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाता है 2001 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में 4 की स्थापना की जाती है, जिसमें 2 को जगह मिल पाती है 2001 में और 1 को जगह मिल पाती है 2013 ईस्वी में। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कई सारे प्रश्न बनते हैं कि 1989 ईस्वी में 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। इनमें से किस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में स्थान नहीं मिल पाता है? और वो है मानस। ठीक है, देख रहे हैं मानस को यूनेस्को की सूची में अभी तक स्थान नहीं मिला है। तो प्रश्न इसी तरह पूछता है, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है और यह क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। चूंकि सुंदरवन से कई ऑब्जेक्टिव उतर कर सामने आता है, जैसे गंगा नदी, चूंकि नदी वाला चैप्टर आगे आने वाले समय में आएगा, इसलिए सुंदरवन अभी हम यहाँ रोकते हैं, उसमें हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, नहीं तो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और फिर मानस कहाँ है? असोम में। याद रखिए कि असोम में एक और जो है कि अभ्यारण्य की स्थापना आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, और वो है मानस और सिमलीपाल। फिर आगे भी हम देखेंगे कहां कौन सी स्थापना की जाती है। तो फिर से रिपीट कर दें, 1989 में 4 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है और 3 को यूनेस्को की सूची में स्थान मिल जाता है। 2 को तो मिल जाता है 2001 में और 1 को मिलता है 2013 में, लेकिन इनमें से किसको स्थान नहीं मिलता है? तो वो है मानस यानी असोम को। अब देखिए फिर 1994 ईस्वी में एक की स्थापना की जाती है, वो है सिमलीपाल और वो है ओडिशा। ओडिशा में ही बना दिया गया, ओडिशा हम गलत बता दिए, असोम और ओडिशा अलग अलग है। असोम यहां है दोस्तों। ठीक है, असोम ये है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा असोम में 2 है अभी तक, ये देख लीजिए। 1994 ईस्वी में एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, सिमलीपाल ओडिशा में है। और इसके बारे में बस हमको ये जानना है कि वो 2009 ईस्वी में जो है कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो जाता है। अब जो है कि फिर 1997 ईस्वी में एक जैव मंडल की स्थापना की जाती है और वह है डिब्रू सैखोवा, ये नाम है, और वो है असोम में। असम कहिए या असोम कहिए सेम है। असम पुराना नाम है, असोम अब नया नाम हो गया है। ठीक है, 1997 ईस्वी में जिस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है उसका नाम है डिब्रू सैखोवा और वो है असोम राज्य में। अब इसका देख लीजिए क्या नाम है। भारत का सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अगर आपसे पूछता है तो वह है डिब्रू सैखोवा।
सबसे छोटा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू सैखोवा, और वो असम में है। उसकी स्थापना 97 में की जाती है। इसके बारे में इतना ही जानना है। एक ऊपर जो हम बताना भूल गए कि भारत का सबसे दक्षिणतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, वो है ग्रेट निकोबार, और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और वो सबसे दक्षिणी में। आप जान रहे हैं कि अंडमान निकोबार जो हिस्सा है भारत के सबसे दक्षिण में है, तो ये आपको याद रह जाएगा आराम से। ग्रेट निकोबार 1989 में स्थापित किया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और वो भारत का सबसे दक्षिणतम जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। उसे भी यूनेस्को की सूची में स्थान मिलता है, और वह होता है 2013 ईस्वी। तो 89 वाला कई सारे प्रश्न बन गए, आप इसको नोट कर लेंगे। 10 नंबर में देखिए दोस्तों, 1999 ईस्वी में स्थापित 1999 ईस्वी में एक जैव मंडल की स्थापना की जाती है, और वो होता है दिहांग दिबांग। दिहांग दिबांग नदी का नाम है दोस्तों। नदी वाले चैप्टर में भी इसको क्लियर करेंगे। दिहांग और दिबांग ये नाम अगर आपको याद हो जाता है, तो अगर नदी वाला चैप्टर में नदी से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा दिहांग और दिबांग नदी, या कहे देता शिहांग और दिबांग नदी कहाँ बहती है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बारे में बस यही जानना है। अभी तक हमने क्या देखा कि 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको यूनेस्को में स्थान नहीं मिला है। अभी हम क्रम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपको खुद देखना है। हम इधर ईयर लिख दिए हैं, आप देख रहे हैं कि 10 में से 7 यूनेस्को की सूची में आ गया। ठीक है, इनका आपने उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम 11 नंबर से देखते हैं। 11वां नंबर है 1999 ईस्वी में स्थापित किया जाता है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आराम से इनको याद भी रख सकते हैं। पंच हमेशा मध्यस्थता करता है, ये लॉजिक आप अपना सकते हैं याद रखने में। पंच मध्यस्थता करता है यानी मध्य प्रदेश। इनके बारे में ये है कि 2009 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में यह सूचीबद्ध किया जाता है। अब आइए 12 नंबर पे 2000 ईस्वी में कंचनजंगा नामक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। कंचनजंगा कहाँ है, आप देख पा रहे हैं, सिक्किम में है। अब इसके बारे में एक जीके बना लीजिए कि यूनेस्को की सूची में सूचीबद्ध होने वाला भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ देखिए हमने घेर दिया है कि 2018 ईस्वी में कंचनजंगा को यूनेस्को अपनी सूची में उसको दर्ज करता है, और उसके बाद अभी तक जो है कि किसी को शामिल नहीं किया गया। अब आप नीचे डेट देख पा रहे हैं, मैं जो है कि डेट भी देख रहा हूँ, बनने का समय है, कब कब उसे शामिल करता है, लेकिन अंतिम रूप से यह अभी नवीनतम शामिल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र वो है कंचनजंगा। आप चाहें तो इस जगह लिख सकते हैं यूनेस्को की सूची में दर्ज नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगले साल 2001 ईस्वी में 13 नंबर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया जाता है, और वो होता है अगस्तियामलाई। अगस्तियामलाई 2 राज्य में है, तमिलनाडु और केरल। अब आप इसके बारे में हमने लिख दिया कि वो परीक्षा के लिए बहुत सेंसिटिव प्रश्न है कि 2 राज्यों में स्थित है अगस्तियामलाई। और अब आप परेशान हो रहे होंगे क्योंकि पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि 3 राज्य में स्थित है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अगस्तियामलाई केरल और तमिलनाडु में स्थित है, 2 राज्यों में स्थित। उसको यूएनओ अपनी सूची में 2016 में शामिल करती है। ठीक है, अब आइए 14 नंबर। फिर 4 साल के बाद इन बीच में 3 साल गैप रहता है। 2005 ईस्वी में फिर एक संयुक्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है, अचानक मार अमरकंटक। अचानक मार अमरकंटक ये संयुक्त नाम है, ये भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये भी आप चाहे तो 2 राज्य यहां लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको यूएनओ अपनी सूची में जगह देता है 2012 ईस्वी में। ठीक है, अब आइए 2008 ईस्वी में फिर 2 साल का गैप होता है। तीसरे साल यानी 15 नंबर स्थापित कर दिया जाता 2008 में
कच्छ का रण, कच्छ का रण जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। कच्छ शब्द से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कच्छ का रण हमने पिछले कई वीडियो में हमने चर्चा किया है, ठीक है ना। कच्छ का रण गुजरात में स्थित है और इसके बारे में कुछ अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर 2009 ईस्वी में एक जो है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है और वो है कोल्ड डेजर्ट, यानी शीत मरुस्थल, उसको हिंदी में कह सकते हैं शीत मरुस्थल, और वो है हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए इस जो है कि इससे एक जीके बनता है, भारत का उत्तरतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत के सबसे उत्तर में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो क्या हो गया, कोल्ड डेजर्ट यानी शीत मरुस्थल, और वो कहां है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब अगर यहीं पे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे पश्चिमी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, भारत के सबसे पश्चिम में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, अब अगर आपके दिमाग में आया होगा तो आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एक बात दोस्तों, जब आप कमेंट करें तो कम से कम प्रश्न लिख दें, उसका जवाब लिखे तो हमें समझने में आसानी होगी, ठीक है, वरना पता ही नहीं चल पाता किस प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। चलो ठीक है, तो आप बताएंगे, निश्चित रूप से बताइएगा कि भारत के सबसे पश्चिम में स्थित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। हाँ, कोल्ड डेजर्ट जो हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे उत्तरतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। 17 नंबर आइए देखते हैं, 2010 ईस्वी में शेषाचलम पहाड़ी की स्थापना की जाती है और वो है आंध्र प्रदेश में। इसके बारे में कुछ भी अलग से जानने की आवश्यकता नहीं है। लास्ट 18 नंबर पर जो कि 2011 ईस्वी में स्थापित की जाती है और वो है पन्ना में, मध्य प्रदेश में स्थापित की जाती है, पन्ना नाम से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इस पे एक क्वेश्चन ये याद रख लेना है, भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। नवीनतम शब्द कई आ गया, एक तो यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, मतलब अंतिम रूप से शामिल होने वाला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो कंचनजंगा है, दिमाग में बैठा लीजिएगा, 2018 में शामिल किया गया है। और भारत में अंतिम रूप से घोषित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और वो है पन्ना, मध्य प्रदेश में। वही चीजें हमने लिखा है, भारत का नवीनतम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब क्लियर हो गया, ये हो गया 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अब आपको याद कैसे रखना, ये चीजें देखिए, आपको ये पढ़ना है, सब पढ़ना है। मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताया वो आपने नोट किया होगा, लेकिन याद आपको मेन ये करना, नाम और राज्य याद रखना है। पंचबढ़ी मध्य प्रदेश, इस तरह आप याद रखेंगे। कंचनजंगा सिक्किम, अगस्त्यमलाई तमिलनाडु, केरल या केरल तमिलनाडु, अचानक मार अमरकंटक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, कच्छ का रण गुजरात, कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल आप कह सकते हैं, लेकिन कोल्ड डेजर्ट। अगर आपसे इस तरह पूछा जाए कि किस राज्य में शीत मरुस्थल को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है, वो है कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, शेषाचलम आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में भारत के सारे यानी 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को जाना। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, ये बताने का प्रयास कीजिए। और हाँ दोस्तों, आप जो है इसको ज्यादा विस्तृत करने के लिए कमेंट में अपनी राय, अपने विचार या इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। और कुछ अगर आपको एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर हमको लगेगा कि उस पर हमको अलग से वीडियो बनाना चाहिए तो वीडियो हम बनाएंगे। तब तक के लिए सब खैर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।